प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने असम के मोरान में कहा कि कांग्रेस चौकीदार से तो नफरत करती ही है, चाय वालों से भी तिलमिलाई हुई है। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने पहली बार आतंकियों को घर में घुसकर मारा, लेकिन कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस परेशान है। ये तो घुस करके घर में घुस के मारता है। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस की नींद उड़ गई। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं को विस्तार दिया। आपने देखा होगा 3 दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के जीवन सैटेलाइट को 3 मिनट में यहां से जाके गिरा दिया। और दुनिया में हम चौथे देश बन गए ये काम करने वाले। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आनंद हुआ कि नहीं हुआ? कांग्रेस की आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के तेजपुर पहुंचे। तेजपुर के गोहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके प्रदेश के हितों की रक्षा ये चौकीदार ही कर सकता है। इस चौकीदार से आपको प्यार है और उन्हें खौफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे मामाओं की फौज है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग को पिछले 5 सालों से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल को रेलवे मैप में लाने का अवसर मिला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत साठगांठ रही है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। पर्चा भरने से पहले अमित शाह ने भगवा पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले गांधीनगर में एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के साथ 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। अमित शाह का ये रोड शो अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में सुबह सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ। 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो घाटलोदिया इलाके में पाटीदार चौक पर खत्म हुआ। अमित शाह के रोड शो में शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, एलजेपी के रामविलास पासवान और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हिस्सा लिया। पांच साल के अंदर ही ये विश्वास क्यों बना है? 5 साल के अंदर ही गुजरात का एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने के पहले गांव का प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो आज पूरी देश की जनता का लाडला क्यों बना है? क्योंकि 70 साल तक देश की जनता जिस नेता की राह देख रही थी, वो नेतृत्व देश की जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में दिखाई पड़ता है। चुनाव आयोग ने ईवीएम के मतों का वीवीपैट की पर्चियों से 50% मिलान कराने की विपक्षी दलों की मांग से असहमति जताई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हलफनामा दाखिल किया। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो चुनाव नतीजे आने में औसतन 5 से 6 दिन ज्यादा लग सकते हैं। दरअसल 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान की जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता पर आंच न आए। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा, अगर हर संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा तो इससे गिनती करने का वक्त बढ़ेगा। आयोग ने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में 400 तक पोलिंग बूथ हैं, जिनके वीवीपैट पर्ची से मिलान करने में 8 से 9 दिनों तक का वक्त लग सकता है।
चुनाव नतीजों में तो देर होगी ही। चुनाव आयोग ने इसकी व्यवहारिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके लिए न सिर्फ बड़ी तादाद में सक्षम स्टाफ की जरूरत होगी, बल्कि बहुत बड़े काउंटिंग हॉल की भी दरकार होगी, जिनकी पहले से ही कुछ राज्यों में कमी है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल ऑटोमेटिक रूप से पर्चियों के मिलान का तरीका उपलब्ध नहीं है। ईवीएम की विश्वसनीयता को दिखाने के लिए अभी प्रत्येक विधानसभा के एक बूथ के वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता है। फिलहाल देश में कुल 10,35,000 पोलिंग स्टेशन हैं। औसतन एक असेंबली सीट में 250 पोलिंग स्टेशन हैं। आयोग के मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपैट काउंटिंग में फिलहाल 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगर इसे 50% तक बढ़ाया गया तो इसमें औसतन 5.2 दिन लगेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह, राजनीतिक संपादक फर्स्ट पोस्ट। सर, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। संजय जी, हमें ये समझने में मदद करिए कि इस युग में जहां आजकल हर चीज डिजिटल है, क्या वीवीपैट सिस्टम की ओर दोबारा रुख करना, ये राजनीतिक दलों की जो डिमांड है, वो कहां तक जायज है? देखिए, ये राजनीतिक दल जो 21 पार्टियां जो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो कांग्रेस लेड एक कोलिशन है जो बीजेपी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है और मोदी का जो बीजेपी का ये अभ्युदय हुआ है उसके खिलाफ है। और हमारा जो ईवीएम है वो टाइम टेस्टेड है। तमाम तरह के मतलब इतने सारे इलेक्शन हो गए जिसमें कभी कोई सवाल नहीं उठा। सवाल तब उठा जब बीजेपी यहाँ पे चुन करके सत्ता में प्रचंड बहुमत से आई और कई सारे स्टेट में फिर उसी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती चली गई। ये सवाल तब भी नहीं, ये 21 पार्टियां जो हैं उसमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जो स्टेट में सत्ता में थी, हैं और कुछ समय पहले तक सत्ता में थी, और कांग्रेस खुद ही 10 साल से केंद्र में सत्ता में थी। उसमें जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल का मैं एग्जांपल लूँ, तृणमूल कांग्रेस का, या आंध्र प्रदेश में जहाँ टीडीपी का शासन चल रहा है, या दिल्ली में जहाँ आम आदमी पार्टी का शासन चल रहा है। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो 70 में 67 विधायक चुन करके आए थे, उस समय में कोई किसी वोटें ठीक हुई थी? और बाद में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में या उसके पहले का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उस समय मशीनें वो टैंपर हो गई थी। किसी के पास भी बहुत सारे लोग आरोप लगातार लगाते रहे हैं ईवीएम पे, और ईवीएम पे कोई भी आरोप किसी का भी कहीं भी खरा नहीं उतरा है। कुछ समय हमने पहले देखा था लंदन में एक महाशय वो नकाब पहन करके चले आए और टोटल फर्जिफिकेशन का उन्होंने एक ड्रामा किया। उसमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी बाद में उस चीज़ को लेकर के आए। मतलब इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेवाराना काम ही नहीं हो सकता था। ये करने के बाद जब आपको लगता है कि ईवीएम को हम चैलेंज नहीं कर पाए, इलेक्शन कमीशन ने कई बार उनको हैकाथॉन के लिए आमंत्रित किया कि आप आइए, आपके सामने ईवीएम है, आप उसको टैंपर करके दिखाइए। जब उसमें वो सक्सीड नहीं किए तो वो लेकर के आ गए ये नया एक नुस्खा कि 50% जो वीवीपैट है उसका आप मिलान करिए, और सुप्रीम कोर्ट चले गए। वैसे ईवीएम वाले केस भी कई बार कोर्ट में गए हैं और हर बार वो खारिज हुए हैं। तो ये अब मसला आ गया वीवीपैट का। वीवीपैट में ऑलरेडी एक सुविधा है जहां वोटर अपना देखता है कि जिसको उसने मतदान किया वो मतदान उसे दिखता है कि उसके पास मतदान गया कि नहीं। उसमें कोई शंका अभी तक के जो चुनाव आए हैं उसमें नहीं हुई। 3 राज्य जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी वहां सत्ता में से बाहर गई, कांग्रेस वहां सत्ता में आई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ रहा है पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन सही बात कह रहा है कि देखिए, एक तो हमारे ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप तैयार हैं कि हमारा 1 हफ्ते लगभग 5 से 6 दिन वो कह रहे हैं, आप मोटा मोटी 1 हफ्ते का वक्त मान करके चलिए। क्या 1 हफ्ते के लिए एक तो हमारे लिए वीवीपैट को जो वो कह रहे हैं न उनके लिए फिजिबिलिटी है, न लोगों की उस तरह की ट्रेनिंग है, न उसके लिए लॉजिस्टिक्स है, न उसके लिए बाकी भवन है उस तरह के। और अगर मान लीजिए हम ये चुनाव ख़त्म करते हैं, 19 तारीख को पोलिंग ख़त्म, 25 को काउंटिंग जो अदरवाइज़ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अभी भी एक भी जो वीवीपैट के जितने मिलान होते हैं उसमें अब कई घंटे का लेट होता है। लेकिन अगर 6 दिन मान लीजिए किसी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट हम गिनते रहें तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। और वो भी इस
केवल इस शंका पे जो भी एक सेक्शन के माइंड में है और एक मैन्युफैक्चर्ड वो शंका है, वो जेन्युइन शंका नहीं है। तो संजय जी, जैसा आप कह रहे हैं, एक तरफ चुनाव आयोग है जिन्होंने कई तर्क पेश किए हैं, अभी तक ईवीएम में कोई गड़बड़ी की बात नहीं आई है, और जो ऑपोजिशन दल है उन्होंने भी कोई ऐसा इंसिडेंट प्रूव नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ का मसला सामने आया हो। और एक तरफ चुनाव आयोग है जिन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी ना होने की बात के अलावा एक लंबी लिस्ट दी है कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं वीवीपैट की ओर वापस जाने के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट फाइल करने के बाद? देखिए, इस समय कहना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट किसी भी समय में जो सबके आर्गुमेंट सुनने के बाद एक रीजन डिसीजन लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मतलब उस चीज़ को इतना मतलब उनकी वर्षों की ट्रेनिंग इस चीज़ की है, और आई एम श्योर वो कोई बढ़िया उस पर वो डिसीजन लेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इनकम्बेंट था कि वस्तु स्थिति को बताना कि एक हमारा ईवीएम कैसा है, दूसरे जो अगर ये पिटिशन जो फाइल किया कि उनके सामने समस्याएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों को सुना है, और आई एम श्योर वो एक रीजन डिसीजन लेंगे जो देश के बाकी जो लोग हैं जिनके मन में शंका भी होगी उनके शंका का भी निर्मूलन हो जाएगा, और बाकी जो वस्तु स्थिति है हमारे देश में इस समय या ईवीएम को लेकर के जो भी अभी तक कोई शंकाएं थी नहीं, कुछ शंकाएं हैं वो मैन्युफैक्चर्ड शंकाएं हैं। वीवीपैट के मिलान को लेकर के भी मुझे लगता है कि वक्त से पहले जब मतलब ये जब प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके पहले सुप्रीम कोर्ट एक रीजन डिसीजन पे आएगी और अपना वर्डिक्ट हो देगी। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चुनाव आयोग ने ईवीएम के मतों का राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले साल लद्दाख को नए संभाग का दर्जा दिया था। अब जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख तीसरा संभाग बन गया है, जिसके चलते अब यहां के लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे होने के अलावा लद्दाख की भौगोलिक स्थिति बाकी देश से बिल्कुल अलग है। साल के आधे दिन ये इलाका जहां सड़क मार्ग से बाकी देश से कटा रहता है, वहीं इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। कश्मीर संभाग का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र को कई प्रशासनिक कामों के लिए भी श्रीनगर के रास्ते खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लद्दाख को कश्मीर से अलग नए संभाग के तौर पर स्थापित करके कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। लद्दाख का है मेन इशू, और खासकर लेह डिस्ट्रिक्ट का वो इशू यूटी का मुद्दा है। इसका मतलब हम लोग जम्मू कश्मीर से अलग मेन स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ए न्यू इशू, इट हैज़ बीन देयर फॉर द लास्ट 3-4 डेकेड्स नाउ। बीजेपी का मानना है कि इस कदम से लद्दाख के विकास में तेजी आएगी। पीडीपी का भी मानना है कि इसका लाभ मिलेगा और बजट के सही खर्च में योगदान मिलेगा, जबकि कांग्रेस के हिसाब से इसका कोई लाभ नहीं है। लद्दाख को यूटी देने के बाद बीजेपी ही करते हैं, बाकी लोग नहीं करेगा। तो फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर का ये मतलब है, अभी तक ये कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स ने यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन की है। तो जैसे लद्दाख आपने पहले आए हो, नहीं तो लद्दाख का कल्चर लैंग्वेज बिल्कुल एक किंगडम था इंडिया के साथ जुड़ने से पहले, तो अपना राजा थे। तो हमें कश्मीर के साथ मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, उनका टोटली आइडेंटिटी अलग है। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को जो जिनके पास जो दोस्त हु हैव और दोस्त हु डू नॉट हैव, उस जो गैप जो है उनको जो है हमें जो है उस ब्रिज आउट करना है। और जो है लोगों को जो है जैसे मेरे ख्याल से हम करेंगे बिजली, सड़क, पानी और ये जो चीज़ों की जो बात करेंगे, तो आप गाँवों में जाएंगे, अभी भी जो है इट्स अ वेरी सेड टू सी कि लोगों को जो है साफ पीने का पानी तक अभी नहीं मिलते हैं। यहाँ के हालात को जो यहाँ के लोग समझेंगे, वो वहाँ एयर कंडीशन में बैठे हुए चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, आईएएस हो, आईएफएस हो या आप टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग एंड एक्सपीरियंसिंग इज समथिंग विच यू कैन नेवर गेट इट। तो यहाँ लोगों को मालूम है किस तरह इसका समाधान निकालना है। बीते हुए 50-60 सालों में लद्दाख जैसे जगहों को केवल एक ब्यूरोक्रेट जो 1-1.5 साल के लिए यहाँ भेजा जाता था, जिसने इस हालत को कभी देखा नहीं अपने जीवन में, अचानक यहाँ पहुँच जाता है,
सर्दियों में -30-40 होता है, 6-7 महीना रास्ता कटा रहता है। यहाँ हरियाली कुछ महीने को देखने को मिलता है। अब जम्मू कश्मीर व लद्दाख संभाग तीनों की मंडल स्तरीय प्रशासकीय इकाइयां होंगी। लद्दाख संभाग में लेह और कारगिल जिला होंगे। एक मंडलायुक्त और आईजीपी जल्द ही लद्दाख में नियुक्त किया जाएगा। राज्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लद्दाख के लिए अब प्रशासकीय व राजस्व डिवीजन भी अलग होंगे, जिसका मुख्यालय लेह में ही होगा। लद्दाख के लिए मंडलायुक्त लेह और महानिरीक्षक राज्य पुलिस लेह के पद भी सृजित किए गए हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी।